ईरान में चंगेजी बर्बरियत की याद ताज़ा हो गई है। हलाकू खान का बगदाद में बनाया सरों का मीनार तारीख में पीछे रह गया है। अब शैरक से कटी इंसानी गर्दनों के बड़े पहाड़ का चर्चा है, जो अल-फाशिर के कसाई अबू लुलू का कारनामा है। 2 रोज में 2000 मासूम सूडानियों को मौत के घाट उतारकर जश्न मनाते RSF के अबू लुलू की फुटेज दुनिया भर में वायरल हो चुकी है। लेकिन इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट को अबू लुलू के खिलाफ जंगी जराइम के सबूत दरकार हैं। 2 सालों के दौरान 1.5 लाख सूडानी कत्ल हो चुके हैं। खर्तूम तबाह और अल-फाशिर में इतना खून बहा कि जमीन का रंग सुरमई से सुर्ख हो चुका है। रैपिड सपोर्ट फोर्स ने अस्पताल, स्कूल, कैंप, मसाजिद, चर्च, सरकारी इमारतों समेत हर काबिले जिक्र मुकाम को निशाना बनाया। आम सूडानियों के छुपने की कोई जगह सलामत नहीं छोड़ी। हमीती मलेशिया ने सैकड़ों लोगों के गले काटे, गांव वीरान कर दिए, इज्तमाई कब्रों के जंगल आबाद हो चुके हैं। सारी लड़ाई इख्तियार, बालादस्ती और वसाइल पर कब्जे की है। सूडान में सोने के ज़खायर पर कंट्रोल ने मलेशिया को माफिया बना दिया है और कहा यह जा रहा है कि सूडान के कत्लेआम की एक वजह गोल्ड सिटी दुबई भी है। दुबई में सोने की चकाचौंध सूडान के स्मगल शुदा सोना ही है। जीते जागते स्ट्रेटेजिक वैल्यू के हामिल सूडान का ये हाल क्यों हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है? बात करेंगे तज्जियाकार एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब से। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। अच्छा सर, सूडान में बदतरीन खूनरेजी के बावजूद दुनिया की तवज्जो इस तरफ नहीं गई या दानिस्ता सिर्फ नज़रअंदाज किया गया? आलमी इदारे खामोश रहे, मीडिया भी चुप रहा, 2 साल बाद खबरें सामने आई, क्या वजह है इस खामोशी की? दरअसल 2019 तकरीबन 6 साल पहले ये वाक़या हुआ था, जब उमर अल बशर यहाँ पे जो हुक्मरान थे, जब से उनको हुकूमत से हटाया गया, मुसल्लह अफवाज ने हटाया और वहां पे आर्म फोर्सेस में 2 ग्रुप बन गए। एक रेबल ग्रुप था जिसको कहते थे रैपिड सपोर्ट फोर्स, RSF कहते थे, लेकिन एक्चुअल जो फोर्स है, जो रिकॉग्नाइज्ड आर्म फोर्सेस हैं, सुडानीज आर्म फोर्सेस हैं, जो कि SAF कहलाती है। अच्छा, ये 2 सेगमेंट अब बन चुके हैं। दोनों को जनरल्स जो है वो लीड कर रहे हैं, यानी कि एक आर्मी गई है जो एक तरफ उस तरफ हो गए और एक इस तरफ हो गए। दोनों समझते हैं कि हम लेजिटिमेट हैं और हमारा कंट्रोल लेना बनता है। दोनों ने जाहिर है एक पावर ऑफ शो पावर कर रहे हैं, एक जबरदस्ती तरीका इस्तेमाल हो रहा है कि कौन से रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट है। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ है कि ये यहाँ पे तकरीबन जो पॉपुलेशन है वो आधी से ज्यादा पॉपुलेशन इस वक्त एड की मुंतजर है, क्योंकि वहाँ पे बिजली डिस्कनेक्टेड है, फूड सप्लाई नहीं हो रही, हॉस्पिटल्स का सिस्टम बंद हो चुका है, इतनी ज्यादा लॉसलेसनेस है कि वहाँ कोई गवर्नेंस नाम की अब चीज ही नहीं है। क्यों जरूरी है? जाहिर है स्टेबिलिटी इतने बड़े मुल्क के लिए, सूडान बहुत बड़ा मुल्क है अफ्रीका का, इसलिए जरूरी इसलिए है कि जाहिर है उसके नेबरहुड में रिफ्यूजीज ट्रेवल कर रहे हैं, एक लॉलेसनेस सिचुएशन है, ह्यूमैनिटेरियन एक एस्पेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल अख्तियार करता जा रहा है। तकरीबन 30 मिलियन जो आधी पॉपुलेशन है उसके पास पानी और खाने की सहूलत नहीं है। इस वजह से एक नया इंसानी अलमिया का ये एक नया चैप्टर खोलने जा रहा है। जी अच्छा सर, सूडान में बदतरीन खूनरेजी के बावजूद दुनिया की तवज्जो इस तरफ नहीं गई या दानिस्ता सरफ नज़र किया गया? आलमी इदारे भी खामोश रहे, मीडिया भी चुप रहा, 2 साल बाद खबरें सामने आईं, इतनी बेखबरी की वजह क्या रही? देखिए आयशा, दुनिया में मैं अक्सर बात करता हूं कि दुनिया अपनी रेलेवेंस के हिसाब से आपको वैल्यू करती है। अगर दुनिया के लिए वो मुल्क या वहां के लोग या खासतौर पर हुक्मरान अगर रेलेवेंट होंगे तो दुनिया उस तरह कनेक्ट करती है या उनका ख्याल करती है। अगर दुनिया की इंटरेस्ट आपके साथ मिलती नहीं है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे कोई और चीज हो, तो फिर दुनिया आपको वैल्यू नहीं करती। इन हाउस इस हद तक लड़ाई खतरनाक चली गई है कि वहां पे सिविक फैसिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल, लोगों के पास घरों में कुछ खाने के लिए नहीं है, जैसे मैंने कहा, फूड सप्लाई शॉर्टेज है, एयरपोर्ट्स के सिस्टम बंद हैं, ट्रेनों के सिस्टम रुके हुए हैं, क्योंकि कोई डिसिप्लिन या एक ऑर्गेनाइजेशन के इदारे हुकूमत के हैं ही नहीं या ना होने के बराबर है। और दोनों ग्रुप इतने स्ट्रांग हैं कि बाज दफा ये होता है कि हुकूमत के ज्यादा स्ट्रांग होते हैं तो ओवर पावर कर लेते हैं। दोनों ग्रुप्स और दोनों तरफ मैंने कहा जनरल्स हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, जिसकी वजह से कोई वे फॉरवर्ड नजर नहीं आ रहा। और दुनिया ने अब रियलाइज किया, जब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शुरू हुआ है, यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा और ऐसे मुल्क NGOs ने जब शोर मचाया है कि यहाँ पे लाइफ इतनी एक खतरनाक सूरत हाल तक पहुंच गई है, तो तब दुनिया ने थोड़ी तवज्जो देनी शुरू की। अच्छा सर, RSF सफाकी की इंतहा पर पहुंची है और आज बोस्निया में आई कसाबों का कत्लेआम भी छोटा लगने लगा है। क्या आलमी इदारे आर्म फोर्स तैनात करने और जंगी मुकदमात चलाने में कोई रुकावट है इस सिलसिले में? जबकि ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि RSF को सपोर्ट करने में भी, फंड करने में कुछ अरब ममालिक भी शामिल हैं।
जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अरब मुल्क चाहते थे पहले जो जो हुकूमत हटाई गई थी उमर अल-बशर की, वो भी इसीलिए हटाई गई थी कि कुछ मुल्कों को वो पसंद नहीं थे और वो हम्म। समझते थे कि वो ज़्यादा एफिलिएटेड दूसरे मुल्क की तरफ है, अरब मुल्कों की तरफ खास तौर पर। अफ्रीकी मुल्क रीजनल में भी उनकी अलायंस कुछ मुल्कों के साथ थी और कुछ उनको खतरा समझते थे अपने लिए। इसीलिए उनको एक कॉन्स्पिरेसी करके हटाया गया 2019 में। जब हटा दिया गया तो फिर एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गई, क्योंकि जब 2 ग्रुप बन गए तो वहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नेबरिंग मुल्क और जो अरब मुल्क भी हैं उनकी इंटरेस्ट जागी कि हमने इस ग्रुप को सपोर्ट करना है, हम्म। क्योंकि उनकी अपनी जो एक कुछ इमोशनल अटैचमेंट कह लें या एक मफादात कह लें या ट्रेड कह लें या कंट्रोल कह रहे हैं, पॉलिटिकल उनका एक वैक्यूम क्रिएट हुआ तो वो उसको फिल करना चाहते थे अपने मनपसंद लोगों से। दोनों बहुत हेवीली फंडेड हैं, दोनों हेवीली आर्म्ड हैं और दोनों के बहुत जदीद असला है जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जदीद है। और कोई भी फोर्स इस पोजीशन पे इस वक्त नहीं है कि मिलिटरीली ओवरटेक कर ले या टेक ओवर करके उनको एलिमिनेट कर दे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनको फंडिंग भी होती है, सपोर्ट भी है, एफिलिएशन भी है, और जैसे मैंने कहा कि ग्रुप्स की जो नफरी है वो इतनी ज्यादा है और इतनी स्ट्रांग उनके पास वेपनाइजेशन हुई हुई है कि उसको आसान नहीं होगा जब तक तो कोई यूनाइटेड नेशंस की फोर्स जाकर डिसआर्म ना करे या कोई और तरीका। अच्छा सर, हमने ये देखा है हमेशा कि किसी भी मुल्क के जो ज़ेर ज़मीन ख़जाने होते हैं वो उस मुल्क में बदअमनी की एक सबसे बड़ी वजह भी होते हैं, जो कि बैरूनी ममालिक वहाँ पर पैदा कर रहे होते हैं। अब सूडान का मामला भी यही है। क्या गोल्ड के जो ज़ेर ज़मीन ख़जाने हैं इनकी हिफाजत में नाकामी की सज़ा सूडानियों को सकूते सूडान की सूरत मिलेगी? क्या एक बड़ा अफ्रीकी मुल्क दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा और छोटी छोटी रियासतों में बढ़ जाएगा? देखिए, दुश्मन जो उनके सूडान के हैं या वो लोग जिनकी अपनी इंटरेस्ट है उनके, जैसे मैंने कहा नेचुरल रिसोर्स की वजह से, वो तो यही चाहेंगे कि अपना अपना स्टैंड लोन अगर अपने आप वो कर लें, होल्ड कर लें और अपनी मोनोपोली मेंटेन कर लें, अपने एरियाज का एक, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग कमांड एंड कंट्रोल हासिल कर लें। जी जी। लेकिन जाहिर है सूडान के लोगों का तो कोई कसूर नहीं है कि उनको इस तरह बुलडोज किया जाए और रन ओवर कर दिया जाए, और बहुत ज्यादा कत्लो गारत हो रही है और मोस्टली मासूम लोगों की हो रही है जिसमें उनका कसूर नहीं है। और खासतौर पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं, आयशा ये भी आप एग्री करेंगी कि उन लोगों के हो रहे हैं जो लड़ाई में शामिल नहीं है, जो किसी जी। तरफ के साथ नहीं दे रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है क्योंकि ये इस वक्त कंट्रोल का, अपने इंटरेस्ट का, रिसोर्सेज पर कब्जा करने का सिर्फ ये जंग हो रही है। और जाहिर है जैसे मैंने कहा कि पीछे रीजनल ताकतों की भी और बड़ी ताकतों की भी इंटरेस्ट है, इस वजह से वो एक तरफ किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को कामयाब नहीं होने दे रही। अच्छा सर, जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी ज़ेर ज़मीन ख़जानों के हवाले से, ये कहा भी जा रहा है कि सूडान को उसकी स्ट्रेटजिक वैल्यूज़ और मादनी वसाइल की वजह से नुकसान पहुंचा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजिक वैल्यूज़ और मादनी दौलत की वजह से शुरू से आलमी साजिशों का शिकार रहा है। फ़ौज का बालादस्त किरदार का दौर भी पाकिस्तान में ज़्यादा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मजबूत और तवाना है। ये फ़र्क आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पर। जब भी टेररिज्म ने सर उठाया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुसल्लह अफ़वाज इतनी ताकतवर रही हैं और इतनी वेल इन्फॉर्म्ड रही हैं कि उन्होंने टाइमली एक्शन भी लिया है और फुल फोर्स के साथ उनको ओवरकम करने की पूरी कोशिश भी की है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी रही हैं। वहां पर जैसे मैंने कहा कि इस हद तक वेस्टेड इंटरेस्ट हो चुकी हैं रीजनल पावर्स की, और उनके एक किस्म के प्लेयर्स या जिसको कहते हैं ना, उनके हाथ में खिलौने बने हुए हैं ये जनरल जो हैं बुनियादी तौर पर। और इसी वजह से जो कॉमन लोग मैं कह रहा हूँ वो इतने डिप्राइव्ड हैं, सिविक फैसिलिटीज नहीं है, जैसे मैंने कहा सप्लाइयां बंद है, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन बंद है, दुनिया से उनका राब्ता कटा हुआ है, इंटरनेट ना होने के बराबर है। तो इस चीजों के होते हुए जाहिर है जैसे दुनिया का कोई ताल्लुक नहीं है, तो सिवाय एक फोर्स के वहां कोई लैंग्वेज नहीं समझी जा रही आपस में ग्रुप्स की।